नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 9 जुलाई, दिन है बृहस्पतिवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। और आज की मॉर्निंग न्यूज शुरू होती है एक सैड न्यूज से। बहुत ही मशहूर टीवी कलाकार और फिल्मों में काम करने वाले हास्य कलाकार जगदीप जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। 81 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। 400 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और 16 फिल्में उन्होंने सुरमा भोपाली के चरित्र को अमर कर दिया। उनका असली नाम था सैयद इश्तियाक जाफ़री। उनके बेटे जावेद जाफ़री और नाविद जाफ़री भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जगदीप जी की आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ताकत। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलेंगे अब अगली न्यूज़ पर। बीएड की प्रतीक्षित परीक्षा फिर से टल गई है और बीएड की जो परीक्षा होनी थी पहले 29 जुलाई को, अब परीक्षा होगी 9 अगस्त को। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो सेंटर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को अत्यधिक ट्रेवल न करना पड़े, उनको चलना न पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो बदल जाए, यानी कि आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए जब एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके बाद। अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। हालांकि परीक्षा की डेट जो कि थी पहले 29 जुलाई, अब वो बदल कर दी गई है 9 अगस्त। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो एक थ्रेट और भी आया हुआ है। सेना में भी 89 ऐप पर प्रतिबंध है और कहा गया है कि इन्हें 15 जुलाई तक हटा लिया जाए। और सबसे कमाल की बात है कि इस बार का जो ऐप है जो हटाए जाने के बारे में बात कही गई है, उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप भी शामिल हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा जो लिंक्स होते हैं वो आपसे परमिशन मांगते हैं। लाइक एज आप महाभारत के कौन से चरित्र हैं, आप रामायण के कौन से चरित्र हैं, आपकी मृत्यु कब होगी, आप कितना पैसा कमाएंगे, आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज, तमाम तरीके के ऐप आपसे परमिशन मांगते हैं और आप बेखटके इनको परमिशन देते चले जाते हैं। यही वो ऐप हैं जो आपके डेटा में सेंध लगाते हैं और आपके पूरे फेसबुक प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं। आपके फ़ोटोज़ और आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपका जो एड्रेस है, आप कहाँ पर रहते हैं, सारी आपकी जानकारी जो कि पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, वो सारी जानकारी इन ऐप्स के पास चली जाती है। और फिर ये ऐप आपकी जानकारी को बहुत ही सस्ते कीमत में किसी को भी बेच देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसे ऐप को आप कभी भी परमिशन न दिया करें। फिलहाल संवेदनशील जानकारियां और सूचनाएं लीक होने की आशंका में सेना के कुल 13 लाख जवानों और अफसरों को फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर सहित 89 ऐप हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो 59 ऐप पहले से प्रतिबंधित है भारत में, वो भी शामिल हैं। तो सेना से तो यहाँ तक कहा गया है कि वो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप भी यूज़ ना करें। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि इन ऐप पर पहले डेटा या संवेदनशील जानकारियां चुराने का आरोप लग चुका है। चीनी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां बड़ी संख्या में भारतीय सैन्य बलों को साइबर निशाना बनाए जाने के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। तो सारी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, या फिर डायरेक्टली आप हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं जहाँ पर आपको ये न्यूज़ डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगी। और दोस्तों ज़्यादातर विश्वविद्यालय ले रहे हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा। विदेशों में जो विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फाइनल ईयर की परीक्षा ले रहे हैं। तो उसी के क्रम में यूजीसी ने भी ये कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराना जरूरी होता है, क्योंकि फाइनल ईयर की परीक्षाएं जब हो जाती हैं तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। और इसलिए यूजीसी ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भी जो फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर है उनकी परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। और इसके बारे में यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा हो या नहीं, इस पर विस्तार से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। क्योंकि परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है, अगर बच्चा जो है फाइनल ईयर में काफ़ी मेहनत कर लेता है तो वो अपने स्कोर को सुधार भी सकता है, जबकि बिना परीक्षा के तो उसकी एवरेज मार्किंग ही की जाएगी। और इस प्रकार परीक्षा कराया जाना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है और जो भी बच्चा जितने भी अंक पाएगा उस पर कोई भी किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा पाएगा। फिलहाल अगर बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, तो यूजीसी के इस निर्णय का कि फाइनल ईयर की परीक्षा होनी चाहिए बहुत ही जमकर विरोध किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ प्रयागराज में भी
कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो इसको देखते हुए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स हैं उनको खाली कराए जाने की बात कही गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होनी थी उन्हें 17 अगस्त से कराए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल हॉस्टल खाली हो रहे हैं, तो अब ये परीक्षाएं पुनः कब होंगी इसके बारे में निश्चित तौर से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये परीक्षाएं दोबारा से आयोजित हों सितंबर के महीने में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी 16,133 शिक्षक पदों पर भर्ती के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखते हैं इस खबर को थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती 2016 के बाद से नहीं आई है और 2020 में अब यह विज्ञापन जारी होने जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस बाबत जल्दी शासन की अनुमति मांगने जा रहा है और अनुमति मिलते ही चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी और पीजीटी की भर्ती शुरू हो जाएगी। टीजीटी में जो कुल पदों की संख्या रखी गई है वो इस बार है 13,237 और पीजीटी में पदों की संख्या होगी 2,896। कुल मिलाकर देखा जाए तो 16,133 पदों पर टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जल्दी जारी की जाएगी और इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए ये है कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी जाती है। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप जो है बेशक अपनी उम्र सीमा को चाहे कितना पीछे आप छोड़ चुके हों, आप इस परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और एक शानदार करियर बना सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अधियाचन के बाद कुल 16,133 पद मिले हैं और इन पदों का चयन बोर्ड सत्यापन भी करा चुका है। बुधवार को हुई बैठक में ठप पड़े साक्षात्कार शुरू करने, पूर्व में घोषित परिणाम के आधार पर चयनित शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन और खाली टीजीटी और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए चर्चा की गई थी और इसमें यह निर्णय लिया गया कि अब टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती रुकी हुई है काफ़ी लंबे समय से, तो उस पर अभी भर्ती आगे बढ़ाई जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि 15,000 से लेकर 18,000 के आसपास पद होंगे, तो एग्जैक्ट संख्या आ गई है 16,133 पदों पर टीजीटी और पीजीटी के पद आ गए हैं और इस पर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो विद्यालय आवंटन का काम शुक्रवार तक, जुलाई के अंत तक ठप पड़े इंटरव्यू शुरू होंगे। यानी कि चयन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि ठप पड़े साक्षात्कार जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू करने के लिए अनुमति मांगी गई है। शासन की अनुमति मिलने के बाद जो साक्षात्कार बंद हो गए थे उनको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा और विषयवार टीजीटी प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती आने वाली थी उसके बारे में काम शुरू हो गया है और जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जिन्हें ये लगता है कि भर्ती पता नहीं कब आएगी, जब विज्ञापन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो देखिए रहना तो आपको इसी सिस्टम में है। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनकी बातों में आपको नहीं आना चाहिए। आपको बस अपना काम करते रहना है। याद रखिए कि परिश्रम ही और अध्ययन ही वह एकमात्र रास्ता है जो आपकी दुनिया को और बेहतर कर सकता है। तो एपीओ मुख्य परीक्षा के आवेदन से जो लोग वंचित रह गए हैं उन्हें 15 जुलाई तक आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने के बारे में मौका दिया गया है और आरओ के अभ्यर्थियों को सत्यापन का एक और मौका दिया गया है। 2017 में चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के लिए एक अवसर और दिया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में जो 27 मई से 6 जून के बीच तय तिथि थी उस पर सत्यापन नहीं कराया था, उनका सत्यापन अब 13 जुलाई को होगा। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी upsc.up.nic.in पर। तो ये जानकारी मैं कई बार आप लोगों को दे चुका हूँ ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें। शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों की भर्ती, ये खबर हिंदुस्तान में पब्लिश हुई है और ये वही खबर है जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल ये भर्ती आने जा रही है जिसमें पदों की संख्या है 16,133 और इसमें टीजीटी के कुल पद होंगे 13,237। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लग जाइए और बहुत जल्दी आप लोगों को एक बेहतर करियर बनाने के लिए एक एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। सबसे अधिक अंक लाइए ताकि आपको अपना मनपसंद जिला भी मिल सके। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में
नए शैक्षिक सत्र यानी कि 2020-21 में जो संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा होती है उसको क्रेट कहा जाता है। तो क्रेट के लिए आवेदन में अभी भी विलंब होने के आसार हैं, क्योंकि विभाग और कॉलेजों की ओर से अभी तक पीएचडी की सीटों का ब्यौरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ के पास नहीं भेजा गया है। इससे आवेदन प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी है। और नए सत्र में दाखिले के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ये प्रक्रिया स्थगित हो गई है। दोबारा से कब शुरू होगी, अभी इसके बारे में आपको जानकारी भविष्य में मिल जाएगी। छात्र स्वतः हॉस्टल नहीं खाली करेंगे तो जिला एवं पुलिस प्रशासन की मदद से हॉस्टल खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। बात यहाँ पर हो रही है तत्काल खाली करने होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में लगातार छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्रों को तत्काल हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। निर्देश चीफ डॉक्टर प्रोफेसर R.K. उपाध्याय एवं DSW प्रोफेसर KP सिंह ने बुधवार को जारी किया है। निर्देश में कहा है कि यदि छात्र स्वतः हॉस्टल खाली नहीं करेंगे तो जिला एवं पुलिस प्रशासन की मदद से हॉस्टल खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोफेसर KP सिंह ने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 हॉस्टल में लॉकडाउन के बाद से अब तक छात्रों की संख्या 2 गुना हो गई है और बहुत सारे बाहरी लोग भी हॉस्टल में आके रह रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चर्चा है कि एक हॉस्टल में कुछ दिन पहले लखनऊ का एक छात्र नेता आकर कई दिन रुका था। छात्र नेता के वापस आने के बाद पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव था। इससे हॉस्टल के छात्र भयभीत हैं। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलने के बाद ही तत्काल हॉस्टल्स को खाली कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि हॉस्टल खाली कराना तानाशाही फरमान इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से हॉस्टल खाली करने का निर्देश, छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शोध छात्रा नेहा यादव ने कहा कि यह तानाशाही फरमान है। इस वक्त विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, देश में इतनी गंभीर परिस्थितियां हैं, उस समय यह निर्णय छात्र छात्राओं की जान जोखिम में डालना है। मांग की थी कि इस समय छात्रों को हॉस्टल से बाहर न किया जाए। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के बिना परीक्षा प्रोन्नत की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी से डरकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हॉस्टल खाली कराने का फरमान जारी किया है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगली खबर पे। तो CBSE 12वीं में धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद पाठ्यक्रम से कुछ विषय हटाने पर विवाद हो गया है और यहाँ पर CBSE 12वीं की पाठ्यक्रम में अब राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संदर्भ में पढ़ाया जाएगा। छात्र सरदार पटेल के नज़रिए से राष्ट्रवाद और दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ेंगे। CBSE द्वारा गठित कोर्स समिति के एक सदस्य ने बताया कि पहली बार 12वीं के कोर्स में सरदार पटेल का नाम आया है। वहीं धर्मनिरपेक्षता को दीनदयाल उपाध्याय के मानवतावाद लोहिया व जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के संदर्भ में पढ़ाया जाएगा। सभी संशोधन समसामयिकता और भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर इसका विरोध भी हुआ है। CBSE ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक 30% पाठ्यक्रम घटाया है, लेकिन 11वीं के पाठ्यक्रम से राष्ट्रवाद, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। CBSE कोर्स कमेटी के एक सदस्य का कहना है कि कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए बस सत्र 2020-21 के लिए 30% तक कोर्स में कमी करनी थी। 11वीं की राजनीति सिद्धांत की पुस्तक में से धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद को इसलिए हटाया गया क्योंकि इसे 10वीं में छात्रों ने समाज विज्ञान विषय में पढ़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक छात्रों का बोझ कम करने को यह कोर्स कम किया गया है। और CBSE ने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने की अलग व्याख्या की जा रही है। CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह कदम कोविड-19 संबंधी हालात के मद्देनज़र 2020-21 के सत्र के लिए है। जो विषय हटे हैं उनसे कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और खुशखबरी ये है कि ANM के 9000 पदों पर भर्ती होगी। पात्रता के नियम बदल गए हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग ANM के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साथ ही 2 साल के ANM कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने 9212 ANM की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजकर जल्द ही ANM का चयन करने के लिए कहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। और 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग में ANM के कुल 23,000 पद हैं।
इन पर पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर भी भर्तियां अटकी रही हैं, तो जल्दी अब ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों की 20,000 शिक्षकों के पद खाली, लेकिन भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बात की जा रही है 2019 में ही सबसे बड़ी भर्ती करने की तैयारी थी, लेकिन अब तक निर्णय ही नहीं हो सका है। तो लगभग 20,000 से अधिक पद खाली हैं। हालांकि इसके पहले की रिक्ति भी हज़ारों में है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये सारी रिक्तियों के सापेक्ष एक नई भर्ती आने वाली है टीजीटी और पीजीटी की। आपको अपनी तैयारी को धार देना है। और अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं कुछ फर्जी शिक्षक मामलों पर भी। प्रसिद्धि स्कूलों में एक नाम और पैन कार्ड से 2 जिलों में कार्यरत शिक्षकों का मामला है। 192 शिक्षकों में 5 कुशीनगर के हैं। तो एक नाम और पैन कार्ड पर 2 जिलों में कार्यरत प्रदेश के 192 शिक्षकों में कुशीनगर के 5 शिक्षक शामिल हैं। महानिदेशक की जांच में यह मामला उजागर होने पर एक साथ सभी जिलों में इनकी जांच कराई गई। कुशीनगर के 5 शिक्षकों में से 2 शिक्षकों ने बीएससी कार्यालय पहुंचकर नोटिस का जवाब देते हुए सभी जरूरी कागजात प्रस्तुत किए हैं। निर्धारित समय तक नहीं पहुंचने वाले 3 अन्य शिक्षकों को बीएससी ने दोबारा नोटिस जारी कर 10 दिन की मोहलत दी है। तो जौनपुर में भी 22 और शिक्षक जांच के दायरे में आए हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैरान है कि पैन व आधार के नंबरों में अंतर कैसे हो गया। शासन के निर्देश पर जिले में चल रही जांच पड़ताल से 22 शिक्षक जांच के दायरे में आए हैं। इन शिक्षकों में सबसे अधिक 5 शिक्षक सिरकोनी ब्लॉक में तैनात हैं। जिले भर में जिन 22 शिक्षकों का वेतन रोककर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि इन सभी शिक्षकों के पैन कार्ड व आधार कार्ड में काफ़ी भिन्नता है। यह सब जांच के दायरे में है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आता होगा। इसे आप लोग बस लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।